आओ तो आज हम लोग शुरू करते हैं मानव जनन तंत्र। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए पुष्पी पादपों में जनन। उसमें देखिए कि किस प्रकार लैंगिक जनन होता है ना, परागन, पर परागन, स्वपरागन का क्या प्रक्रिया है। आज हम लोग के बीच है मानव जनन तंत्र, यानी मानवों में लैंगिक जनन कैसे होता है, मानव अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं ना। तो मानव जनन तंत्र यानी मानव में जनन तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम क्या है। तो पहली बात तो ये बताया गया है कि मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में कौन सा जनन पाया जाता है, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर एवं मादा दोनों भिन्न जीवों की आवश्यकता होती है, यानी विपरीत लिंग वाले यहाँ आवश्यकता होती है। ये नहीं समझना है कि यहाँ दो जीव भाग लेते हैं मानव में, दो समलैंगिक रहेगा होगा क्या, दो विपरीत लिंग वाले यहाँ भाग लेना पड़ता है। कहने का मतलब यानी नर एवं मादा ना, नर एवं दो भिन्न जीवों की आवश्यकता होती है। किसमें, लैंगिक जनन में। अब मानव में क्या कौन जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। चलो आओ समझते हैं कि क्या प्रक्रिया ये समझे हम लोग। मानव में कौन सा जनन होता है, क्या समझे, मानव में कौन सा जनन होता है। कौन सा जनन होता है मानव में, लैंगिक जनन होता है। लेकिन एक प्रक्रिया ये है तो लगभग सभी जीवों में है कि जन्म होने के बाद कुछ समय के बाद वो क्या होता है, थोड़ा विकसित होता है, उसके बाद वो जनन के लायक बनता है। तो मानव में ही जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद कुछ समय क्या लगता है उसको तैयार होने में, विकसित होने में, है ना। पहले वो शिशु होता है, शिशु से बालक बनता है, बालक से वो यौवनावस्था में जाता है, और यौवनावस्था में उसके अंदर जनन अंग जो है वो विकसित होने लगता है। और जब जनन अंग विकसित होने लगता है तो उस अवस्था को कहते हैं यौवनारंभ। यौवनारंभ, यौवना का मतलब होता है युवा, जवान, आरंभ यानी संधि विच्छेद करें तो क्या ना आता है, यौवन, यौवन जोड़ आरंभ। आरंभ का मतलब शुरुआत ना, यानी युवा का शुरुआत हो जाना ना, युवा का। आइए लगभग लड़कों में 12, 13, 14 साल वर्ष में हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि प्रकृति थोड़ा होता है सबका अलग अलग, तो उस पर डिपेंड करता है। लगभग ऑन एवरेज 12 वर्ष से 13, 14 में ये शुरुआत हो जाता है। किसका, यौवनारंभ में। यौवनारंभ को समझो, ये देखो पुरुष यौवनारंभ अलग होता है, स्त्री यौवनारंभ अलग होता है। पुरुष यौवनारंभ यानी पुरुषों में जनन अंगों का विकास होना, और स्त्री यौवनारंभ का मतलब स्त्रियों में यौवनारंभ का विकास होना, यानी जनन अंग काम करने लगना, जनन अंग विकसित होने लगना, ऐसा कहते हैं यौवनारंभ। इंग्लिश में भी कभी कभी बायोलॉजी है, ध्यान ये देना होता है, कभी कभी इंग्लिश नाम को हिंदी में पूछ देगा। जैसे पूछेगा प्यूबर्टी क्या है, तुम पढ़े हो यौवनारंभ क्या है, तुम तो पढ़ लेने तो छोड़ दोगे, लेकिन ये प्यूबर्टी यौवनारंभ का इंग्लिश नाम है। एग्जाम में क्या करेगा, इसी को हिंदी में लिख देगा प्यूबर्टी, ऐसे अक्सर एग्जाम में आते हैं। क्या पूछेगा, प्यूबर्टी क्या है, बात समझ आया, तो लिख सकते हो ना प्यूबर्टी क्या है। क्या है, नर या मादा में जनन ऊतकों का परिपक्व होना, जनन की क्षमता उत्पन्न हो जाना यौवनारंभ कहलाता है। यानी नर या मादा में जनन क्षमता उत्पन्न हो जाना, यानी अब वो अपनी संख्या में वृद्धि करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाना, क्या कहलाता है। एक लाइन में बोल सकते हो, यौवनारंभ क्या है, नर या मादा में जनन क्षमता उत्पन्न हो जाना, क्या कहलाता है, यौवनारंभ। अब लड़कों एवं लड़कियों में यौवनारंभ के कुछ लक्षण अलग अलग है, बताए थे ना। पुरुष यौवनारंभ अलग होता है, स्त्री यौवनारंभ अलग होता है। तो लड़कों में क्या इसका पहचान है कि यौवनारंभ अब शुरुआत हो गया, कुछ पहचान है, एज तो है ही कि 12, 13 में स्टार्ट होता है ना। तो लेकिन इसका कुछ अलग लक्षण भी है। क्या लक्षण है, दाढ़ी मूछ का निकलना। जैसे यौवनारंभ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, क्या होता है, दाढ़ी मूछ निकलना स्टार्ट हो जाता है। कंधों का चौड़ा होना, ये कुछ लक्षण है ना। आवाज का भारी हो जाना, इन थोड़ा फटने लगना आवाज, है ना। शीशन एवं वृषण के आकार में वृद्धि होना,
यानी शीशन वृषण नर का जनन अंग है। ये क्या होता है, यौवनारंभ में विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। ये क्या है, पहचान है कि यौवनारंभ हो रहा है, यानी लड़कों में जनन क्षमता आ गया है ना। क्या वर्ष में हो जाता है, हाँ 14, 15, 16 ऑन एवरेज 12, 13 से भी स्टार्ट हो जाता है ना। यानी इस उम्र में और ये जो लक्षण आने लगता है तो इसका मतलब वो उसमें जनन क्षमता आ गया ना, वो चाहे तो अब पापा बन सकता है, उस उम्र में उतना हो जाता है ना। गांव में अक्सर होता है ना, कभी भाभी लोग मजाक से बोलता है ऑन एवरेज उस लड़के को कि तोहर शादी ये ना शादी हल रहता तो तू तेन बच्चा के बाप रहता, ऐसे मतलब ऑन एवरेज लड़का बोलता क्यों, मैंने यू पहचान क्या है इसका, कहने मतलब यौवनारंभ आ गया है। कभी इसे मजाक सुना है, अक्सर गांव में सुनने को मिलता है। ये बोल रहा तुम्ही को कोई बोला है, चलो अच्छा एक चीज और समझते हैं आगे, यौवनारंभ अच्छा समझ में आ जाएगा ना। जनन क्षमता का आ जाना क्या कहते हैं, यौवनारंभ। लड़कियों में क्या पहचान है, आवाज का पतला हो जाना, ये मुख्य पहचान है, आवाज का पतला हो जाना। स्तनों के आकार में वृद्धि होना, स्तनों के आकार दुग्ध ग्रंथि है ना, क्या होता है वो वृद्धि होने लगता है। इससे पहले क्या होता है, जैसे कोई बालक है, शिशु है और कोई लड़की है, दोनों एक समान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। लेकिन जैसे लड़कियों में यौवनारंभ आएगा तो क्या होगा, स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगेगा। और मुख्य जो है मेन पहचान जो है ये है रजो धर्म का प्रारंभ होना, है ना, रजो धर्म का प्रारंभ होना। इसका मेन जो उम्र है वो 13 से 14 वर्ष। वैसे अब जरूर नहीं 13 14, 12 वर्ष, किसी 11 वर्ष, लेकिन ऑन एवरेज ज्यादा से ज्यादा जो देखा जाता है वो 13 से 14 वर्ष में होता है ना। यानी होता क्या इस उम्र में, रजो धर्म का मतलब ये हुआ कि उसके अंडाशय में अंडाणु बनने लगता है, यानी अब वो वहां से वो अब माँ बनने की उम्र में आ जाता है। चाहे तो वहां से अब उमा बन सकती है, इससे पहले वो बन सकती है कि जब तक रजो धर्म नहीं होगा बन सकती है। हालांकि 1000 लड़कियों में से एकाग रेयर में देखा जाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ में रजो धर्म होता ही नहीं है। 13, 14, 15, 16, 20 वर्ष हो जाता है लेकिन रजो धर्म नहीं होता, यानी अगर अंडाशय में अंडाणु बनवे नहीं करता है तो वो कभी माँ बन सकती है। क्योंकि माँ बनने के लिए क्या मुख्य पहचान स्त्री का क्या है, अंडाणु बनना, अंडाशय में अंडाणु। और लड़का का क्या पहचान है, वृषण में शुक्राणु बनना ना। यही है लड़कों की मेन पहचान है, लड़कियों की मेन पहचान ये है। ऑन एवरेज 13 से 14 वर्ष में क्या होता है, उसमें रजो धर्म का प्रारंभ हो जाता है, यानी इसको मासिक धर्म भी कहते हैं। और क्या क्या नाम इसका, तुम लोग की जानते इसका अलग अलग नाम, रजो धर्म, मासिक धर्म, वैसे और कहीं कहीं कुछ नाम मिल सकता है। तुम लोग गांव का नाम जानता है, अरे तुम लोग को इसे पता कैसे, अरे कि गांव में इसको कहते हैं। मासिक धर्म को संक्षेप में MC भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़े, इतना समझ में। यौवनारंभ, ये देखो एग्जाम में ये भी पूछता है यौवनारंभ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, पुरुष यौवनारंभ, स्त्री यौवनारंभ। पुरुष यौवनारंभ में क्या लिखना है, पुरुषों में जनन क्षमता का उत्पन्न होना पुरुष यौवनारंभ कहलाता है। स्त्री यौवनारंभ किसे कहते हैं, स्त्रियों में, हाँ स्त्रियों में जनन क्षमता उत्पन्न होना स्त्री यौवनारंभ कहलाता है। पुरुष का लक्षण याद रखना है, स्त्री का लक्षण याद रखना है ना। उम्र एज डिफरेंस में देखो, ये जो उम्र है औसत है, सबके लिए लागू नहीं होगा है ना। ज्यादा लड़कियों में ऐसा होता है 13 से 14, किसी का 11 में भी हो जाता है, किसी का 12, किसी का थोड़ा लेट भी होता है, लेकिन ऑन एवरेज औसत उम्र ये है कि 13 से 14। चलो नेक्स्ट चीज समझते हैं, रजो धर्म या मासिक चक्र। थोड़ा जरा बताइए ये है क्या। लड़कियों में निषेचन न होने की अवस्था में गर्भाशय की आंतरिक मोटी और स्पंजी भित्ति
रुधिर वाहिकाओं सहित टूटकर रुधिर एवं श्लेष्मा के रूप में योनि मार्ग से बाहर आती है। इसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। यह चक्र लगभग हर 28 दिन में होता है। इसको धर्म कहते हैं, धर्म, रजोधर्म है ना। यह हर 28 दिन में क्या होता है, अपने आप को दोहराता है। समझ में आ गया ये क्या है, मासिक धर्म, रजोधर्म। ये अलग से क्वेश्चन क्या पूछता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। रजोधर्म कितने दिन चलता है, तो 3 से 5। इसका आंसर क्या होगा, 3 से 5। ये क्वेश्चन आएगा रजोधर्म कितने, रजोधर्म का चक्र कितने दिन में ये दोहराता है, तो 28 दिन। वरना एक कंफ्यूज करोगे, गलत मार लोगे। कितने दिन चलता है, तो 3 से 5, ठीक है। लेकिन ये कितने दिन में अपने आप को दोहराता है, यानी इसको हुआ फिर कब होगा, तो इसके 28 दिन के बाद होगा ना। यदि ब्लड की कमी या और कोई स्वास्थ्य समस्या है ना, तब ये 28 में नहीं होगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। यदि 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है तो लड़कियों को जानना है, ये संकेत है कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है, या तो हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड की कमी है, या और कुछ दिक्कत है। यदि ये एग्जैक्ट 28 पर नहीं हो रहा है, तो यदि एकदम एक्यूरेट 28 पे हो रहा है, इसका मतलब स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन यदि एग्जैक्ट 28 में नहीं हो रहा है, तो एक पहचान ये है कि ये स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। किस पर, शरीर पर, स्वास्थ्य पर, खाना पीना पर। क्योंकि खासकर यौवनारंभ शुरुआत हो जाता है तो लड़कों को भी और लड़कियों को भी, लड़कों को तो नहीं भी ध्यान, तो उसके स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको ध्यान देना पड़ता है अपने कैरियर पर। क्योंकि वो अवस्था होता है कि वहाँ से भटक सकता है, वहाँ से वो पढ़ाई में उस तरह उसका मन नहीं लगेगा, तो वहाँ से थोड़ा उसको अच्छा संगत करना होगा। कहाँ से, जब यौवनारंभ शुरुआत हो जाए। जिंदगी वहीं से बिगड़ता है। यदि वहाँ से तुम अच्छे संगत नहीं कर पाए, वहाँ से अच्छे किताबों की संगत में नहीं आ पाए, तो लड़कों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। और लड़की लोग वहाँ से यदि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, लड़की लोग वहाँ मेन चीज़ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देगा तो ये एक दिन की चीज़ नहीं है, 28 दिनों का चक्र, उसका 50 साल तक चलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देगा तो ये आगे पीछे होकर पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो लड़कियों का स्वास्थ्य का एक जांच एक तरह से है, क्या है, एग्जैक्ट 28 दिन में होना चाहिए। कभी कभार 1-2 दिन हो रहा है, इससे दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा कभी कभार होता है, क्या सेहत है ना, हमारा सोच, टेंशन, कभी एग्जाम आ रहा है उसका टेंशन, तो कभी घरेलू मामला टेंशन, तो ये सबसे थोड़ा बहुत होगा। लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है तो ना, जैसे कहते हैं ना, अगर झुकने से रिश्ता ठीक हो जाए तो झुक जाना चाहिए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़ रहा है तो रुक जाना चाहिए। आओ अब नेक्स्ट वर्ड समझते, क्या समझे मासिक चक्र क्या है। मासिक चक्र एक तरह के लड़कियों का स्वास्थ्य जांच भी है। इसे जांच सकते हैं हम ठीक ठाक है कि नहीं। हर चीज पर, सोच पर भी प्रभाव पड़ेगा। तुम टेंशन में हो ना, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। सोचो कितना एडजेक्ट चीज है। पुरुष में जैसे यौवनारंभ पुरुष में स्टार्ट हो गया तो उसको ज्यादा जरूरी ही पड़ जाता है अच्छे संगत में रहना। संगत को सुधारना जरूरी है, नहीं सुधारोगे पक्का बिगड़ जाओगे, तुम्हारा तो कैरियर ही चौपट हो जाएगा। और तुम जान भी जाओगे बाद में कहोगे हमारा जिंदगी यह हुआ है इसी कारण। चलो आगे बढ़ते हैं। नर जनन तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में आप पहले आता क्या क्या है। सबसे मेन चीज जो है वो बहुत सूक्ष्म कोशिका है, जिसको कहते हैं शुक्राणु, है ना। ये उत्पन्न करने वाले अंग, शुक्राणुओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग शामिल हैं। क्वेश्चन ये आता है नर जनन अंग में कौन कौन से अंग है। तो पहले शुक्राणु बनाने वाले अंग और शुक्राणु को निषेचन के लिए पहुंचाने वाले अंग शामिल हैं। कौन कौन आता है आओ जानते हैं। पहला वृषण, नर में मुख्य जनन अंग वृषण। पुष्प में, पेड़ पौधों में मुख्य जनन अंग पुष्प, मुख्य जनन अंग कौन है पुष्प। नर में मुख्य जनन अंग वृषण, मादा में मुख्य जनन अंग अंडाशय, जहां से बनता है ना। वृषण क्यों, वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं टेस्टिस ना। समझो, एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। याद क्या रखना ऑब्जेक्टिव,
वृषण कहाँ रहता है? एक नर में कितना वृषण होता है? एक जोड़ी वृषण होता है। कहाँ होता है? उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा में नहीं, उदर गुहा के बाहर, है ना। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान, कितना कम तापमान? 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान, शरीर का जो सामान्य तापमान है ना, इससे शुक्राणु का तापमान 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, उस पर वो जिंदा रहेगा। शरीर के सामान्य तापमान शुक्राणु क्या हो जाएगा? डेड कर जाएगा। वृषण टेस्टोस्टेरोन, वृषण में कौन हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन, देखो महिलाओं में जस्ट इसी तरह प्रोजेस्टेरोन है ना, आइए टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। यही हार्मोन के कारण है लड़कों में लड़कों वाला लक्षण आ जाता है। इसी हार्मोन के कारण लड़कों में लड़कों वाला लक्षण आ जाता है। आता ही नहीं आता है लक्षण? टेस्टोस्टेरोन। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा एक बार देखो ध्यान से। नर में कितने जोड़ी वृषण होते हैं? एक जोड़ी। वृषण कहाँ होते हैं? उदर गुहा के नीचे, है ना। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है? 2 से 2.5 डिग्री। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है यहाँ? टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद समझते हैं शुक्रवाहिका क्या है। शुक्रवाहिका यह उत्पादित शुक्राणुओं को वृषण से आगे मूत्र मार्ग की ओर ले जाता है। शुक्रवाहिका को याद रखना, ये एक नली है, ये जो शुक्राणु बनता है, जैसे बना, ये बने हुए शुक्राणु को कहाँ ले जाता है? वृषण से आगे, जहां उसका पोषण होगा। कहाँ? मूत्र मार्ग की ओर लेके जाता है शुक्रवाहिका। जिसकी अब किसी को संतान अब नहीं चाहिए, है ना, तो एक तो ऑपरेशन के लिए महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। पुरुषों में क्या होता है? इसकी शुक्रवाहिका नली को काट देता है। पुरुषों में क्या करते हैं? शुक्रवाहिका नली को ऑपरेशन के द्वारा काट देते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेस्कोटोमी, है ना, इसका नाम है वेस्कोटोमी। शुक्रवाहिका को काट देते हैं। अब जो वृषण में शुक्राणु बनेगा वो शुक्रवाहिका आगे लेके जाएगा ही नहीं, तो बताओ सीसन के माध्यम से वो निषेचन के लिए पहुंचेगा ही नहीं, ताकि वो शुक्रवाहिका में जा ही नहीं रहा, तो खाली बनेगा। हालांकि ये गांव में इधर कम होता है, शहरों में अक्सर करवाते हैं क्योंकि महिलाओं को महिला को बहुत सारा घरेलू काम करना होता है ना। अब महिलाओं को ये करते हैं, कमजोरी आ जाता है उसमें, पूरे जीवन भर के लिए उसका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता है, इसलिए पुरुष ही करवा लेते हैं। क्या करवाते हैं? वेस्कोटोमी। याद रखना, उसमें इसी को काट दिया जाता है। किसको काटते हैं? शुक्रवाहिका को काट देते हैं। शुक्रवाहिका करता क्या है? वृषण में बने शुक्राणु को वृषण से दूर किधर ले जाता है? मूत्राशय की ओर ले जाती है। कौन? शुक्रवाहिका। इतना समझ में आया? शुक्रवाहिका क्या है? अगला, शुक्राशय व प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या है? शुक्राशय जहां शुक्राणु शुक्रवाहिका से आके ठहरता है ना, ये ग्रंथियां, यानी शुक्राशय, ये ग्रंथियां अपना स्राव शुक्रवाहिका में डालती है। प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्राशय जो ग्रंथि है, ये क्या करता है? अपना स्राव, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है कहाँ डालता है? शुक्रवाहिका नली में डालती है। इससे शुक्राणु क्या हो जाता है? तरल माध्यम में बदल जाता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि अपना हार्मोन, अपना जो स्राव होता है कहाँ डालता है? शुक्रवाहिका नली में डालता है। जैसे उस नली में डाला तो वो शुक्राणु क्या बन गया? ठोस से तरल माध्यम में बदल गया और पोषण प्राप्त करता है। और इसी तरल माध्यम से बदल करके क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। और नेक्स्ट टॉपिक ये लास्ट है, शीशन। यानी अभी तक जो पढ़े थे नर जनन में, क्या? शुक्राणु को बनाने वाली, शुक्राणु को बनाने वाला। अब जो पढ़ेंगे शुक्राणु को पहुंचाना का। अगर काम क्या है? शुक्राणु को निषेचन के लिए पहुंचाना। उधर वृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, ये क्या था? शुक्राणु को बनाना और उसको पोषण देना। वृषण, शुक्रवाहिका और शुक्राशय, ये तीनों काम क्या है? शुक्राणु को बनाना, उसको पोषण देना। अब शीशन, इसका काम क्या है? शुक्राणु को निषेचन के लिए पहुंचाना, है ना। यह बाह्य जननांग है। शीशन क्या है? बाह्य जननांग। वो सब अंदर था, शरीर के अंदर था। ये क्या है? शरीर के
बाहर है, जो मूत्र और वीर्य को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। शीशन बाह्य जननांग है, जो क्या करता है, वीर्य को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और मादा जनन मार्ग में पहुंचाने का कार्य करता है। किसको? वीर्य को, यानी शुक्राणु को मादा जनन अंग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? शीशन। शीशन कैसा रचना है? ये एक बेलनाकार रचना है ना। कैसा अंग है? तो ये बाह्य जननांग है। 4 चीज पढ़े नर जनन में, याद रहेगा? वृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, शीशन। सब याद है क्या क्या है? वृषण क्या है? शुक्राणुओं को बनाता है। कौन हार्मोन बनता है वहां? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद शुक्राणु बन करके किस में जाता है? शुक्रवाहिका नली मूत्राशय की ओर लेके जाता है। शुक्राशय शुक्रवाहिका में अपना स्राव डालता है, उससे क्या होता है? शुक्राणु तरल में बदल जाता है, वहां उसका पोषण होता है। जो जो पढ़े ये थोड़ा यहाँ देखते हैं क्या क्या इस तरह से काम करता है। दिख रहा है? देखो शुक्राणु क्या है? शुक्राणु क्या है? तो यह एक सूक्ष्म कोशिका है जिसमें शीर्ष होता है, मध्य भाग होता है, पूंछ होती है। शुक्राणु में क्या क्या होता है? शीर्ष होता है, मध्य भाग होता है, पूंछ होता है। क्वेश्चन आएगा शुक्राणु गति किसके माध्यम से करता है? पूंछ के माध्यम से गति करता है ना। इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है। शुक्राणु का सबसे जो मजबूत भाग होता है वो शीर्ष होता है ना। अंडाणु को भेद करके अंदर जा पाता है वो मुंड के कारण ही, शीर्ष के कारण ही। ऐसे में होता क्या? डीएनए, यानी जो माँ बाप का गुण यानी पिता का गुण जो बच्चों में जाता है तो वो शुक्राणु के शीर्ष के माध्यम से आता है, उसी में डीएनए होता है। देखो अब सब देखते हैं एक चित्र के माध्यम से समझो। जो जो पढ़े उसको थोड़ा एक बार एक नजर देखें। ये क्या है? क्या है ये? वृषण। कितने जोड़ी है? एक जोड़ी वृषण है। अब इससे जो ये बाहरी भाग थोड़ा दिख रहा है, ये अंदर में था वृषण, बाहर जो इसका पोषण देने वाले अधिवृषण है जो शुक्राणुओं को पोषण देता है ना। अंदर में शुक्राणु बनता है, बाहरी भाग जो है क्या करता है? इसको पोषण देता है। ये भाग जो दिख रहा है अधिवृषण है। वृषण से सटा हुआ जो है क्या है? अधिवृषण है। समझा रहा बात? वृषण से सटा हुआ भाग क्या कहलाता है? अधिवृषण। वृषण शुक्राणु बनाता है, अधिवृषण उसको पोषण देता है। ठीक है। ये जो नली है क्या कहते हैं इसको? अंडाशय नर में शुक्रवाहिका। वृषण से जुड़े हुए ये कौन नली है? शुक्रवाहिका नली है ना। आइए जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि या शुक्राशय, इस नली में क्या मिलाता है? अपना स्राव, अपना हार्मोन, जिस शुक्राणु बन जाता है तरल माध्यम में। ये दोनों तरफ इससे जो बनेगा है ना, इससे जो बनेगा शुक्राणु इस नली से होकर के शुक्राशय तक जाएगा। अभी पढ़े थे ना, शुक्रवाहिका नली शुक्राणु को वृषण से किधर लेके जाता है? मूत्राशय की ओर। ये मूत्राशय है, इसमें मूत्र जमा रहता है ना। वृषण शुक्राणु को बनाता है, वृषण शुक्राणु को शुक्रवाहिका नली इसको लेकर जाता है किधर? मूत्राशय की ओर। वहां पर होता है शुक्राशय या प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करते हैं? प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करते हैं? उसमें अपना हार्मोन मिलाते हैं, अपना जो स्रावित हार्मोन उसमें मिला देते हैं। किसमें? शुक्रवाहिका नली में। शुक्रवाहिका नली में मिलाते हुए क्या बन जाता है? तरल माध्यम में बदल जाता है। क्लियर हुआ? अब ये देखो, जब इतना तो सही है, इधर जब उसका पोषण हो रहा है, तैयार हो रहा है शुक्राणु, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आता है, यहाँ होता है काउपर ग्रंथि। क्या होता है? काउपर ग्रंथि। इसका 2 कार्य होता है। एक तो शुक्राणु में अपना स्राव छोड़ करके शुक्राणुओं को वीर्य में बदल देता है। शुक्राणु और वीर्य में थोड़ा अंतर आ जाता है, यहीं से वीर्य गंध देना शुरू करता है काउपर ग्रंथि में, जो उसमें मिला देते हैं, अपना हार्मोन मिला देते हैं। कौन? काउपर ग्रंथि में स्राव होता है। इसका एक काम और भी होता है, हम लोग पढ़े हैं कि शीशन क्या करता है? वीर्य और मूत्र दोनों बाहर इस रास्ते से होते हैं। जब मूत्र क्या होता है? क्षारीय होता है ना।
जब वो शीशन के माध्यम से जाएगा तो काफ़ी जलन उत्पन्न करवाता है। तो यही एक हार्मोन स्रावित करता है, मूत्र में मिलाता है, ताकि वो दीवारों को ऐसी बनाता है, वो जलन नहीं होता है। कभी कभी वो हार्मोन नहीं बनता है तो मूत्र विसर्जन करते वक्त जलन होता है। ये मेन काम किसका है? इसका। जैसे उधर से मूत्र आएगा, दीवारों को चिकना बनाने के लिए ऐसी करते हैं ताकि मूत्र विसर्जन करते वक्त जलन ना हो। ये काम किसका है? इसका है ना। ये अक्सर कब होता है? जब हम पानी कम पीते हैं तब ऐसा होता है ना, क्योंकि इसको पानी चाहिए, पानी की मात्रा। जब पानी ठीक ठाक मात्रा में पियोगे तो जल्दी नहीं होगा, फिर भी कभी होगा कुछ गड़बड़ी होने के कारण। यानी इसका दो काम है, शुक्राणुओं को तरल माध्यम में बदल करके उसमें एक विशेष गंध जो आता है, इसी कारण आता है। क्वेश्चन आता है, शुक्राणुओं में वीर्य एक विशेष गंध देता है कॉपर ग्रंथि में के कारण ना। और ये शुक्राशय ग्रंथि क्या करता है? उसको शुक्रवाहिका में अपना जल डालते हैं, उसको तरल बनाता है। ये पूरे नर जनन, उम्मीद करें क्लियर हो गया। अरे छोड़ो ना, दूसरे देखने से क्या मतलब है? दूसरे से मतलब की है। अब जिसको नहीं पढ़ना है पढ़ा पाएंगे, छोड़ो उसको। आओ नेक्स्ट, मादा जनन को समझते हैं। जवैया कोई दवैया जो ठान ही लिया है तो अगर की उपाय कर सकते हैं हम। यहाँ ध्यान दो, मादा जनन तंत्र, इसमें कौन कौन से भाग आएगा? मादा जनन तंत्र में याद रखना, मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय होता है। तुलनात्मक याद रख सकते हो, नर में एक जोड़ी वृषण होता है, मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय होता है। यह एक जोड़ी अंग है जो अंडाणु का निर्माण करता है। वृषण एक जोड़ी होता है, शुक्राणु बनाता है। मादाओं में अंडाशय एक जोड़ी होता है, अंडाणु बनाता है। इसमें कौन हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। पुरुषों में कौन? टेस्टोस्टेरोन, इसमें दो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कहाँ बनता है? ये अंडाशय में बनता है। अंडाशय क्या बनाता है? अंडाणु बनाता है। इसमें कौन सा हार्मोन बनता है? दो हार्मोन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। समझाया? याद रखना, यही जो ऑब्जेक्टिव में आता है, यही समझने वाली चीज है। इसके बाद देखो, शुक्राणु बना था तो शुक्र वाहिका से गया। शुक्राणु बना तो किससे गया था? शुक्र वाहिनी से गया। और यहाँ अंडाशय में अंडाणु बना, किससे जाएगा? अंड वाहिनी से जाएगा। बस दोनों को एक मिला करके याद रख लो। वृषण एक जोड़ी होता है, शुक्राणु बनाता है, शुक्र वाहिका नली से मूत्राशय की ओर जाता है। मादाओं में अंडाशय एक जोड़ी होता है, अंडाणु बनाता है, किससे जाता है? अंड वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब से होकर के वो जाता है। फेलोपियन ट्यूब में ही वो रहता है, इंतजार करता है। याद रखना, ये यदि ऑब्जेक्टिव है, 36 घंटा शुक्राणु का वेट करता है फेलोपियन नलिका में। कौन? अंडाणु। अंडाशय से निकलकर फेलोपियन नलिका में शुक्राणु का वेट कितना देर तक करता है? 36 घंटा। हालांकि ये एकदम फिक्स टाइम नहीं है, ये थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन ऑन एवरेज 36 घंटा वेट करता है। इसके बाद क्या होता है? वो फिर वो टूट करके योनि के माध्यम से, रक्त स्राव के माध्यम से निकल जाता है, जिसको मासिक धर्म कहते हैं। नहीं, 36 घंटा वेट करते हैं। तो यदि इस दौरान शुक्राणु मिला तो गर्भ होगा, है ना। वही अंडाणु कहाँ चल जाएगा? गर्भाशय में चल जाएगा। लेकिन ये 36 घंटा के दौरान नहीं मिला तो निषेचन नहीं होगा। तो यहाँ एक बात समझ जाना, निषेचन अलग है, और कहीं ये कंफ्यूजन ना बने कि नर शुक्राणु बनाता है और मादा अंडाणु बनाता है ना। नर का पहचान वृषण में शुक्राणु बनना, मादा का पहचान अंडाशय में अंडाणु बनना। ये नर और मादा का आपस में मिलना निषेचन नहीं कहलाता है। नर और मादा जब मिलते हैं तो इसको निषेचन, यही कंफ्यूजन अधिकतर स्टूडेंट को लास्ट शर्म से कुछ पूछता है ना, अब बड़ा कंफ्यूज में रहता है कि नर और मादा जब आपस में मिलता है, इसी को कहते हैं निषेचन। निषेचन जब होता है तो पक्का गर्भ नहीं, बच्चे वो अंडाणु अब गर्भाशय में जाएगा और उसका विकास होगा 9 महीने तक, यानी बच्चा शिशु का जन्म होगा। निषेचन होगा तो शिशु का जन्म होगा, लेकिन नर और मादा मिलेगा गारंटी ना है। कारण इसका, ये दोनों का मिलना संभोग कहलाता है।
क्या कहलाता है? संभोग कहलाता है। समझाया? निषेचन किसे कहते हैं? यदि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में मिला तब ये कहलाएगा निषेचन। कंफ्यूजन मिटा देना। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाएगा ना तब कहलाएगा निषेचन। नर और मादा आपस में मिला तो इसको निषेचन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहते हैं? संभोग। समझा रहा? कंफ्यूजन दूर हुआ ना? हम इसीलिए क्लियर कर दिए, बोले बहुत सारा डाउट में रहते हैं। निषेचन गलत तरीके से सोचा वही निषेचन है, वो निषेचन नहीं है। संभोग होगा तो गारंटी है कि निषेचन होगा कि? जरूरी नहीं है ना? पूरे 1 महीना के टाइम में मात्र 36 घंटा ही वो समय है, मतलब 3 दिन 4 दिन। 1 महीना में वो 3 दिन 4 दिन, उस दौरान यदि स्त्री पुरुष का मिलन हुआ तब जाके निषेचन होगा, वरना वो 1 महीना में 3-4 दिन को छोड़ा करके अथी कर कुछ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ना तो फेलोपियन नलिका में अंडाणु है, शुक्राणु जाए तो अंडाणु रहे तब तो। ये क्लियर कर लेना जरूरी था। समझ में आया बात? ये सीखने वाली बात है, ऐसे दैनिक जीवन के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या आता है कि अंडाणु फेलोपियन नलिका में शुक्राणु का कितना देर तक वेट करता है? 36 घंटा, है ना? लगभग 3 से 4 दिन। आइए मासिक चक्र को यदि अच्छे से गिनती में याद रखा जाए कि मासिक धर्म कब शुरुआत हुआ था, उस दिन के गिनती से यदि 13 से 17 के बीच, 13वां दिन से 17वां दिन के बीच यदि इस दौरान संभोग क्रिया होता है तो ज़्यादा चांसेस है कि गर्भ होगा। लेकिन 13 से 17 दिनों के बीच को छोड़ करके अदर दिनों में संभोग क्रिया होता है तो कोई चांस नहीं है कि शिशु रहेगा, गर्भ होगा। क्लियर हुआ? ये टॉपिक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े। तो बताओ निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में। अंडाणु कहाँ रहता है? फेलोपियन नलिका में। निषेचन कहते हैं किसे? अंडाणु का शुक्राणु से मिलना। अंडाणु का शुक्राणु से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन, है ना? ये कहाँ होता है? जहाँ अंडाणु रहेगा। कहाँ रहता है अंडाणु? फेलोपियन नलिका में। अंडाणु बनता कहाँ है? अंडाशय में। अंडाणु बनता कहाँ है? अंडाशय में। अंडाणु बन करके कहाँ आता है? फेलोपियन नलिका में। फेलोपियन नलिका में शुक्राणु कितना देर वेट करता है? हर महीना वो 36 घंटा वेट करता है। जिस पर मिल गया उस पर से गर्भ रहेगा, है ना? इसीलिए तो कभी कभार जब इलाज के दौरान डॉक्टर लोग समझाते हैं दोनों को बैठा करके कि दोनों को साथ में रहना कब है, क्योंकि अधिकतर लोगों को बात पता नहीं होता है। तो बताओ, ये तो लूडो खेलने जैसा हुआ, अंदाजे खेले छक्का आएगा चौका आएगा कोई आता पता ना है, तो 1 महीना में तो 3 से 4 दिन समय है। अब इसमें यदि वो अंदाजे बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए डॉक्टर को समझाने की जरूरत पड़ता है। ज्यादा समझ गया ना? पूछा क्वेश्चन की। चलो और आगे क्या आता है? अंडाशय, फेलोपियन नलिका, समझ में आ गया? फेलोपियन नलिका में होता है निषेचन। निषेचन को गलत नहीं समझ रहा है? अब क्लियर हो गया? निषेचन अलग चीज है। गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। यदि अंडाणु को शुक्राणु मिला तो फेलोपियन नलिका से कहाँ चल जाएगा? गर्भाशय में। गर्भाशय में उसका विकास होगा। अब तू अंडाणु क्या कहलाएगा बताओ? वो अंडाणु फेलोपियन नलिका से गर्भाशय में जाएगा, क्या कहलाएगा? भ्रूण। क्या नाम हो जाएगा? भ्रूण। भ्रूण का विकास कितने दिन तक? 9 महीना तक गर्भाशय में होगा। और जब तक गर्भाशय में भ्रूण का विकास होगा तब तक मासिक धर्म नहीं होगा, क्योंकि तब तक अंडाशय अंडाणु कब तक? जब तक गर्भाशय में भ्रूण रहेगा तब तक अंडाशय क्या नहीं बनाएगा? अंडाणु नहीं बनेगा। तब तक अंडाशय दूसरा काम पर लग जाता है। ये दूध स्रावित ग्रंथियों को एक्टिव करता है, क्योंकि 9 महीने तक जब तक शिशु का विकास होता है तो दूध स्रावित ग्रंथियां एक्टिव कर देता है, ताकि जब बच्चे का जन्म हो तो स्तनों से दूध स्रावित हो, उसका ये काम होने लगता है। और भी रहता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। आगे चलें। इसके बाद योनि, यह मैथुन अंग है। शिशु जन्म का मार्ग यही है। योनि क्या है? तो ये योनि मैथुन अंग है ना? शिशु जन्म का मार्ग योनि ही है। अब तुम यहां समझ सकते हो ये पूरे भाग। ये क्या है? एक जोड़ी अंडाशय। क्या है ये? अंडाशय। आइए कौन सी नलिका है? फेलोपियन नलिका। ये कौन नलिका है? फेलोपियन नलिका। फेलोपियन ये नलिका, इसी में आकर के अंडाणु
36 घंटा वेट करता है। अब बीच में ये त्रिभुजाकार दिख रहा है, ये क्या है? गर्भाशय। इसी में भी गर्भाशय बहुत छोटा होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर होता है, लेकिन गर्भ के दौरान 7वें 8वें महीने में ये 20 से 25 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। नॉर्मली गर्भाशय कितना होता है? 7 से 8 सेंटीमीटर, लेकिन गर्भ क्या 7वें 8वें महीने में कितना हो जाता है? 20 से 25। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, फिर 7 से 8 नहीं हो पाता है, ये 9 से 10 रहता है, थोड़ा सा बड़ा। समझ में आया? बस ये इतने ही तो है, ये पूरे भाग इतना है। मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय होता है। इसमें एक चीज और जानने बात है, जब इस अंडाशय इस महीने अंडाणु बनाया तो ये उस महीने नहीं बनाएगा, है ना। यदि रेयर केस में कभी होता है दोनों अंडाशय एक बार में ही अंडाणु बनाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? जुड़वा बच्चे पैदा होता है। यदि ऐसा होता है तब, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, यानी कुछ रेयर दिख जाएगा, कहीं कहीं मिलता है कि उसको जुड़वा बच्चा हुआ। तो किस कारण होता है कि ये अंडाशय दोनों एक ही महीने में दोनों बनाया क्या? अंडाणु। अब इधर फेलोपियन नलिका में भी अंडाणु है, इधर भी अंडाणु है। अब उस दौरान यदि संभोग क्रिया हुआ, शुक्राणु तो एक तो नहीं, वो तो करोड़ों संख्या में जाता है, तो क्या होता है? दोनों अंडाणु निषेचित हो जाता है, और दोनों अंडाणु गर्भाशय में चल जाता है, और दोनों अंडाणु का भ्रूण बन जाता है, दोनों विकास होता है 9 महीने के बाद, जब बस जुड़वा बच्चा होता है। क्लियर हुआ? बहुत सारी चीज सीखने के लिए है। चलो, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। क्या क्या पढ़े? नर जनन अंग, मादा जनन अंग, यौवनारंभ। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि भ्रूण का विकास, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे भ्रूण का विकास कैसे होता है गर्भाशय में। इस दौरान अंडाशय अंडाणु नहीं बनाकर क्या क्या काम करता है ना, वो खाली जगह क्या कहलाता है, यानी इसका नेक्स्ट भाग हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। कितना क्लियर हुआ?